हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें जितने भी 2010 से लेके अभी तक जितने भी मेंस में सवाल पूछे गए हैं सीजीएल के, वो सारे क्वेश्चन हम एग्जाम अप्रोच से करना सीखेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। तो हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था और परसेंटेज में 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट एक और क्लास होगी जिसमें बाकी के 30 क्वेश्चन और करेंगे। गलती से मैंने लास्ट क्लास में 106 क्वेश्चन बता दिए थे, वो 2015 से लेके अभी तक के थे। बाकी 2010 से लेके अभी तक जितने सवाल पूछे गए हैं वो टोटल 130 के करीब हैं। तो वो सारे सवाल हम करेंगे बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से। सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। जितने भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बस मेंस वाले तरीके आप यहाँ से सीखेंगे कि आपको मेंस में कौन सा तरीका लगाना है इन क्वेश्चंस के लिए। बाकी आप 130 क्वेश्चन करोगे तो 130 क्वेश्चन में सारे के सारे टाइप वाइज भी क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि कौन कौन से टाइप आपसे पूछे गए हैं। अच्छे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन भी आ जाएंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज आपकी बेस्ट रहने वाली है। कई स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि बहुत हेल्पफुल है, रेगुलर रखिए। बिल्कुल रेगुलर रहेगी। जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हम इसी तरीके से करने वाले हैं। 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस सीरीज में। ये एक टॉपिक था जिसकी पीपीटी मेरे पास पहले से अवेलेबल थी 2010 से लेकर अभी तक की, तो वो यहाँ से 2010 से कर रहे हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे 2015 से लेकर 2024 तक रहेंगे, क्योंकि 2015 से पहले के जितने सवाल है बहुत इजी सवाल पूछे गए हैं, तो उनको करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे 2017 का मेंस था बहुत डिफिकल्ट था, तो उसमें अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए। फिर जैसे 2019 आ गया, 2020 आ गया, उसके बाद में तो लेवल बढ़ता जा रहा है। तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। 2015 से पहले वाले सवाल तो वैसे भी बहुत ईजी हैं, वो वैसे भी हो जाएंगे आपसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक क्लास और होगी आपकी, तो तीन पार्ट में यहाँ पे आपकी क्लासेस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ बेसिक से तैयारी कर रहा है, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप अर्थमेटिक बेस ले सकते हो और इसमें आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी बिल्कुल जीरो लेवल से। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा कि बेसिक अप्रोच क्या होती है। उसमें आपको एग्जाम अप्रोच का भी पता चलेगा, उसमें ट्रिक का भी पता चलेगा कि ट्रिक बनाते कैसे हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे जितने भी यहाँ से जो क्वेश्चन रहेंगे वो लेवल वाइज रहेंगे और यहाँ से टाइप वाइज रहेंगे। हर एक टाइप के हर तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे कंसेप्ट के साथ में। सारे तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बेसिक तरीका भी आपको आना चाहिए, आपको एग्जाम अप्रोच भी पता होने चाहिए, आपको थॉट प्रोसेस भी पता होनी चाहिए, आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए। वो सारे तरीके रहेंगे इसमें। कोई टीचर कोई कोचिंग आपको इस तरीके से सारे मेथड नहीं बताएगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने 7 से 8 तरीका, हमेशा मैं 7 से 8 तरीके बताता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप 8 तरीके से निकाल सकते हो। वो सारे तरीके इस बेच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 599 में पूरा कंप्लीट बेच मिल जाएगा और यहाँ से इसकी वैलिडिटी है वो 2 साल तक रहेगी। ये बेच कोई यहाँ से लाइव नहीं है कि आप कोचिंग में मैंने रिकॉर्ड कर दिया और फिर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस तरीके से मैंने यहाँ से डायरेक्ट डाल दिया, कि उसमें कोई मेहनत नहीं की हुई हो। कि मुझे 1 साल हो गया है पर्टिकुलर रिकॉर्ड करके ही इसको अपलोड कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो एक एक चीज में यहाँ से पूरा सोच समझ के पूरा लेवल वाइज हर एक क्वेश्चन को अरेंज करके फिर इसको रिकॉर्ड किया है। तो ये आपके 10 साल तक चलने वाला है। सारे टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे, एक भी टाइप यहाँ से सिंगल ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो सारे टाइप आपको मिलेंगे। एक बार सारे टाइप वाइज क्वेश्चन हो जाए, कंसेप्ट हो जाए, तो फिर उस टॉपिक में कुछ बचता ही नहीं है आपके पास। कुछ भी नया क्वेश्चन आए, चाहे कितना भी पुराना क्वेश्चन आए, सब कुछ कवर है। ठीक है, तो ये बेस ले सकते हो, बहुत हेल्पफुल है एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से व्हाट्सअप नंबर आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे मैसेज करके आप ले सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दी हुई है, वो भी आप वहां पे भी क्लिक करके ले सकते हो। ठीक है, ये कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको अर्थमेटिक भी मिलेगी, कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगा, यहाँ से इंग्लिश ग्रामर रूल जो आपको रिवीजन के लिए चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको यहाँ से रिवीजन के लिए माइंड में होना चाहिए, हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, वो सारे रूल्स इसमें रहेंगे। फिर आपको मैथ क्विक रिवीजन जिसमें सारे फॉर्मूले होने चाहिए, सारे पॉइंट पता होने चाहिए, वो सारे इसमें देखने को मिलेंगे। कैलकुलेशन ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ट्रिक में सारे मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर वाले तरीके, क्यूब वाले तरीके, वो सारे आपको सीखने को मिलेंगे इस पीडीएफ से। ठीक है, बाकी ये कंप्यूटर नोट्स है, ये आपको थ्योरी के रूप में मिलेगा जिसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ये कुछ नोट्स हैं, आप ले सकते हो, अगर कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चन की पीडीएफ है जो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनके सॉल्यूशन के साथ में इस पीपीटी के फॉर्म में ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक बार हो जाए उसके बाद में पूरी इसको कंपाइल करके मैं वापस आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके इन फ्यूचर अगर आपको पढ़ना हो तो उस पीडीएफ से ही कर सकते हो। यहाँ टाइम वेस्ट आपका करना नहीं होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो 49 तक मैं कंप्लीट करवा चुका था, अब स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन आया है, लास्ट क्लास में नहीं किया था इस टाइप के सवाल को। क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है कि किसी उत्तीर्ण होने हेतु यानी पास होने के लिए टोटल 40% की आवश्यकता है, कि 40% तो आना ही चाहिए किसी एग्जाम में। किसी छात्र ने
250 अंक तो उसको मिल जाते हैं, लेकिन वो फेल कितने से हो जाता है, 38 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल कितने मार्क का पेपर था। तो इस टाइप के सवालों में बस आपको ये देखना है कि पासिंग मार्क्स परसेंटेज देखना है कि कितना यहाँ से पास होने के लिए कितना चाहिए नंबर। अब देखो इसने बोला कि 250 अंक तो उसके आ गए हैं पहले ही, 250 मार्क्स तो आए हैं, लेकिन फेल कितने से हो गया, 38 मार्क्स से फेल हो गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको 38 मार्क और मिल जाते, यानी 288 मार्क्स और आया, इसके 288 मार्क्स बन जाते, तो क्या ये पास हो जाता? और पास होने के लिए तो 40% ही था। यानी आप सीधा ये बोल दोगे कि 250 प्लस 38, अगर इतने मार्क आ जाते तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता तो कितने परसेंट आ जाती उसकी, ये 40% तो बन ही जाती और पास हो जाता। तो ये 40% की वैल्यू 288 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, बस इतना ही लिखना था आपको एग्जाम में, आंसर आ जाएगा। ये बन गया आपका 288। 288 को अगर 40 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, देखो 288 को 40 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे टोटल मार्क्स के लिए। यहाँ 4 7 28 और 4 दूनी 8, यानी 720 मार्क्स का आपका पेपर था, जिसमें से आपको कितने नंबर लाने थे, 288 मार्क्स लाने थे पास होने के लिए। ये सिंपल सा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, रवि है वो सूर्य से 12 साल छोटा है। ये से एज वाला सवाल है, लेकिन परसेंटेज भी डाल दिया इसमें। रवि है वो सूर्य से 12 साल छोटा है। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग आप लिखते रहा करो, ताकि आपको टाइम ज्यादा वेस्ट करना ना पड़े। ये 12 साल छोटा है, यानी मैं बोल दूं इनका डिफरेंस है वो कितना है, 12 साल है, ठीक। रवि है वो सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि तो छोटा है सूर्य से, यानी सूर्य ज्यादा होगा, सूर्य की उम्र ज्यादा है रवि से। रवि की आयु है उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40%। अब कई बच्चे इस सवाल को बेसिक से करने के लिए फंस जाते हैं, और बेसिक से करेंगे इक्वेशन बनाते फिरेंगे। आपको वो नहीं करना, यहाँ पे परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो बोला है 40% है। क्या बोला है, 40% है। इस 40% का मतलब क्या होता है, अब मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको कि जितने भी फ्रैक्शन है वो सारी याद होनी चाहिए। 40% का मतलब होता है 2/5। यानी रवि की जो आयु है, रवि की जो आयु है, रवि की जो आयु है वो रवि और सूर्य की आयु, यानी दोनों का सम कितना है, 5। ये 5 मानेंगे 40% में, तो 5 अगर दोनों का सम है तो रवि को कितना मिले, कितना होगा यहाँ से, रवि की जो एज होगी वो 2 होगी। इसका 40% ही तो होगा, तो रवि को 2 होगा, और टोटल इनका जो सम होगा, ठीक है, इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो मुझे बताइए यहाँ से सूर्य की एज कितनी होगी, बाकी की बची हुई 3 होगी। भाई दोनों का सम कितना है, 5 है। आज से 9 वर्ष बाद में सूर्य की आयु कितनी होगी, तो देखो इनका डिफरेंस दे ही रखा है हमें, और यहाँ पे इनका रेशियो भी आ गया। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे डिफरेंस है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 साल दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 साल दे रखी है। तो मुझे पूछा गया है यहाँ से कि सूर्य की आयु कितनी है, तो सूर्य की आयु कितनी है, सूर्य के अभी जो एज है इंटू कितनी एज है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 36 साल होगी। क्या अभी तो उसकी 36 साल है, अभी तो उम्र कितनी है उसकी, 36 साल है। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि 9 साल बाद में कितनी होगी, तो आफ्टर 9 ईयर्स, इसमें 9 ईयर और जोड़ दो, तो 9 साल बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 45 साल होगी। उसकी जो एज हो जाएगी वो 45 साल हो जाएगी। ऐसे आप डायरेक्ट कर दो। बाकी इस सवाल को नहीं तो बेसिक से करोगे, इसकी एक्स मानोगे, इसकी एक्स प्लस 12 मानोगे, इस तरीके से करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इस टाइप के सवाल बहुत ईजी होते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम कर चुके थे। यहां से बोला गया है ए का 5% है वो बी का, अगर बी के बराबर है, अगर बी के बराबर है तो बी 20 का b%, या परसेंटेज में कर लेते हैं ना इसको, यहाँ पे सारी चीजें परसेंटेज में बोल देते हैं कि ए का 5% है वो बी के बराबर है, और 20 का b%, 20 का b% है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं यहां से, भाई ए बाई 5% का मतलब 1/20 हो गया, तो बी की वैल्यू 1/20 पुट कर दो यहां से। तो बी की वैल्यू अगर a/20 पुट कर दूं तो क्या यहां से a% ही आ गया क्या, यहां से भाई 20 इंटू बी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, a/20 हो गई, a/20 हो गई, इतना परसेंट हो गया। तो 20 से 20 यानी a% हो गया, तो a% आना चाहिए इसमें। 20 का b% किसके बराबर होगा, जिसमें a% आ जाए, केवल और केवल a% आ जाना चाहिए। तो देखो इसी में आ रहा है a%, भाई जैसे यहां से 20% निकालोगे तो 20/100 इंटू यहां से a डिवाइडेड बाई 20, यही तो आ रहा है 20 से 20, यानी a% तो आ गया, यहाँ पे a% इसमें आ रहा है। अगर नहीं आ रहा आंसर इस तरीके से तो इसको सोल्व करके हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे a% ही बन रहा है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है, ये सवाल अच्छा है, और इस टाइप के सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है ये, और ये जो बेसिक सवाल आता है उससे थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय है, इनकम है उसकी 5 लाख बढ़ जाती है,
पहले कुछ भी इनकम रही होगी, अब 5 लाख इनकम बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला जो टैक्स है, अब उसको टैक्स भी लगता था, तो लगने वाला जो टैक्स है वो पहले तो 12% लगता था और अब 10% हो जाता है, यानी टैक्स कम हो गया। क्या हो गया? टैक्स कम हो गया, 2% कम हो गया। लेकिन अब है वो उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर टैक्स देना पड़ता है, उसे 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वैसे तो जैसे यहां से इसकी इनकम बढ़ी है तो इनकम टैक्स भी बढ़ेगा भाई। अगर 12% ही लगता है तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं यहाँ से कि यहाँ से 12% के हिसाब से 12×5 = 60, यानी 60,000 रुपए उसको देना पड़ता एक्स्ट्रा। लेकिन टैक्स कम हो गया, 10% ही हो गया ना, फिर भी वो 50,000 तो देता ही देता ना, 50,000 तो देता ही देता। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे टैक्स कम हो गया, तो टैक्स कम हो गया तो पहले जो इनकम पे टैक्स लग रहा था उस पर टैक्स कम हो गया। 50,000 रुपए देना था बट वो दे कितना रहा है? 10,000 ही दे रहा है। इसका मतलब जो इनकम पर जो पहले जो वाली इनकम पर जो टैक्स लग रहा था उसमें कितना उसको छूट मिल गया? 40,000 का छूट मिल गया। तो डायरेक्ट ये सोचने वाले तरीके हैं सारे के सारे। अभी बेसिक तरीका ही बताऊंगा। यहां से 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है वो पूछा गया। देखो मैं दो तरीके से बता देता हूं इस सवाल को, एक बेसिक तरीका, दूसरा एग्जाम वाला अप्रोच कि आपको माइंड में कैसे करना है उस सवाल को, छोटे से छोटे तरीके से कैसे करना है। देखिए उसकी इनकम कुछ ना कुछ ये रही होगी, पहले कुछ ना कुछ ये रही होगी, फिर 5 लाख बढ़ जाती है तो बाद में x प्लस 5 लाख बढ़ गई। ये लाख में है, ध्यान रखना किस में है, ये 5 लाख है, ये इनकम बढ़ गई उसकी। पहले जो टैक्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? 12% इसको टैक्स लग रहा था। अब कितना टैक्स लग रहा है? 10% टैक्स लग रहा है, यही तो लग रहा है। और इसने क्या बोला कि अब वो कितना दे रहा है? 10,000 एक्स्ट्रा दे रखा है, यानी डिफरेंस ही तो होगा ना भाई। इसका जो टैक्स निकाल लो, बाद वाले का टैक्स और पहले वाले का टैक्स, उनका जो डिफरेंस होगा वो 10,000 होगा। बेसिक से आपकी कैलकुलेशन ये होगी। तो मैं यहां से इनका टैक्स निकाल देता हूं कि टैक्स कितना लगेगा। इसका टैक्स तो हो गया 12x डिवाइडेड बाई 100, ये तो 12 इतना परसेंट लगेगा। और यहां पे देखोगे तो x प्लस 5 का 10% लगेगा यहाँ पे टैक्स, ये इतना टैक्स लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है 10,000, इन दोनों का डिफरेंस ही 10,000 दे रखा है, तो डिफरेंस कर दो। डिफरेंस क्या होगा? x प्लस 5 का 10% माइनस 12x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10,000। पहले टैक्स इतना दे रहा था, अभी टैक्स इतना दे रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 10,000 का, 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा ना। या अब जैसे 10% निकालोगे तो यहां पे क्या बनेगा? जैसे यहां बोलोगे 10x डिवाइडेड बाई 100 बनेगा, और यहां सोल्व करोगे तो 5 लाख का 10% निकाल रहे हो तो कितना आएगा? 50,000 आएगा। ये 50,000 आ गया, माइनस ध्यान रखना ये किस में है? लाख में है। यहां से आगे आपके पास 12x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10,000। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। यहां 12x घटा दोगे 10x में से तो माइनस का 2x आएगा, जिसको मैं अगर यहां आगे सोल्व करूं तो ये उधर चला जाएगा 2x, और ये प्लस में बन जाएगा, इधर 10,000 आ जाएगा तो 40,000 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ये बोल देता हूं कि 2x बाई 100 है वो 40,000 के बराबर है। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 2 लाख, सॉरी 20 लाख। भाई 2 से काटोगे 20,000 हो गया, और यहां से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 20 लाख। यानी उसकी जो शुरू में जो इनकम थी वो कितनी थी? उसकी जो शुरू में इनकम थी वो 20 लाख थी, लेकिन हमें शुरू वाली नहीं पूछी, हमसे पूछा गया है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है। तो कितनी बढ़ गई थी? 5 लाख। तो बढ़ी हुई इनकम कितनी हो जाएगी? इसमें 5 और जोड़ दो तो 25 लाख। तो बढ़ी हुई जो इनकम है वो 25 लाख थी। आंसर आपका 25 लाख होगा। क्या क्लियर है? क्या यहां से ये तो हो गई आपकी बेसिक तरीका। इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका ये है कि आप अक्स मानोगे, बढ़ी हुई इनकम मानोगे, उन पे टैक्स में डिफरेंस कर दोगे और आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तब। बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपको, एग्जाम में ऐसे कभी नहीं करना आपको इस सवाल को, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब अगर किसी एक सवाल में ही 1 मिनट लगा दोगे तो फिर टाइम कहां बचेगा आपके पास? इस सवाल को करने के लिए आपको 30 सेकंड 20 सेकंड ही चाहिए। कैसे लगाओगे दिमाग? अब खुद सोचो यहां से कि आपके पास कुछ ना कुछ इनकम थी, ये सोचने का ही काम है पूरा का पूरा। आपके पास कुछ ना कुछ इनकम थी, उस पर आप टैक्स कितना दे रहे थे? 12% टैक्स दे रहे थे। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो 5 लाख इनकम बढ़ गई, तो 5 लाख में भी तो टैक्स लगेगा, लेकिन इसने बोला कि 12% नहीं लगाना आपको, अब 10% ही देना है। तो 5 लाख पे कितना टैक्स दोगे आप एक्स्ट्रा? 10% दोगे तो 50,000 रुपए। अगर केवल और केवल टैक्स ही देना होता हमें, तो हम ये बोल देते कि हमारे पास ये 50,000 तो जाएगा ही जाएगा, इसका 50,000 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमारे पास पहले भी इनकम थी कुछ ना कुछ, वो इनकम थी, उस पर भी तो 2% का हमें छूट मिल गया। 12% की जगह 10% ही देना पड़ रहा है, तो हमें 12% की जगह 2% देना पड़ रहा है, यानी 2% हमें क्या बचत हो गई उसकी, कि उस पर टैक्स हमें देना नहीं पड़ेगा, वो बच गया। तो 2% बच गया,
50,000 देना था, लेकिन दिया कितना, ओनली 10,000 दिया। इसका मतलब कि 50,000 में से 10,000 ही तो दिया है हमने, तो 40,000 बच गया। और वो बचा कहां से, वो 2% से। इनकम पे हमें 2% की छूट मिल गई टैक्स में, 12% से 10% करते ही। यानी इनकम का जो हमें छूट मिली है, इनकम पे 2% छूट मिली है। और ये 2% किसके बराबर आ गई आपके पास, क्या 40,000 के बराबर आ गई क्या? अगर इनकम का 2% 40,000 के बराबर है, 2% की वैल्यू अगर 40,000 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? आप 2% की वैल्यू बता दोगे, 40,000 है। 2% की वैल्यू 40,000 है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 20 लाख हो गई। ये आ गया डायरेक्ट 20 लाख, कि उसकी शुरू वाली जो इनकम है वो 20 लाख है, और बाद में इनकम कितनी हो गई यहां से, आफ्टर जो इनकम है, आफ्टर जो इनकम है वो 5 लाख बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई इनकम बताना हमें, तो यहां से ये हो गई 25 लाख। बस इतना ही करना था आपको, ये इतना झंझट करना ही नहीं है आपको। यहाँ पे टैक्स में डिफरेंस कर रहे हो, वो कर रहे हो, यहाँ पे केवल और केवल आपको यहाँ पे सोचना है कि इनकम पे अगर टैक्स बढ़ा होगा तो उधर भी टैक्स बढ़ा है, तो इधर कम हो गया, और कम होने के बाद में 10,000 पे आया है। इसका मतलब 40,000 की हमें छूट मिली है, वो 40,000 2% के बराबर है। 2% की वैल्यू 40,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 20 लाख हो गई। बढ़ी हुई इनकम बतानी है, 25 लाख हो गया। आंसर ये हो गया। सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट देखो, इस टाइप के सवाल हैं, इनके कैलकुलेशन बेस होती हैं, इनमें ज्यादा दिमाग मत लिया करो। डिवाइडेड बाई ये 25% का मतलब 0.09 डिवाइडेड बाई 100, ये किसके बराबर है? 2 जीरो से ये पॉइंट हट गया, और यहां से 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 27 डिवाइडेड बाई 100 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 0.27 हो गया, 0.27 हो गया। जब किसी संख्या में 20% जोड़, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है वो स्वयं की 116% हो जाती है। यानी संख्या अगर 100 थी तो बढ़कर कितनी हो गई, 116। यही तो बोला ना, 16% हो जाती है बढ़ाने के बाद में। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है, बस एग्जाम में इतना ही करना कि 20 है वो बड़ी ही, यहां से वो स्वयं की 116% हो जाती है। यानी बड़ी कितनी, 16% बड़ी है। हमें चाहिए मूल संख्या, वो संख्या क्या है, तो सोल्व करेंगे यहां से, तो यहां से कितना बन जाएगा, 8 है, 1/8 हो गया। 1000/8 का मतलब कितना होता है, 125 होता है, 125 होता है। दो संख्याएं किसी, ये सवाल हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं इस टाइप के, तो अब मैं ज्यादा नहीं बता रहा। ये 50 कम है, ये 75 कम है, यानी 25 बच गया। दूसरी संख्या को पहली संख्या बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 25 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, खुद के 100% के बराबर ही बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां से 100% के बराबर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, टू बी इनहेंस टू मेक इट, यहां पे मत देखना, यहां से 25 से बढ़ाने के लिए 25 ही जोड़ना पड़ेगा। आंसर आप ये करके आ जाओ, गलत है, ये हम यूनिट मान रहे हैं, ये सब रेशियो में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, खुद के बराबर ही बढ़ाना पड़ेगा, यानी 100% बढ़ाना पड़ेगा। आंसर 100% आएगा, इसका डी ऑप्शन होगा। पेट्रोल की कीमत, ये भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उस पर रिलेटेड सवाल है। ठीक है, वो वाला टाइप है। ये पेट्रोल की कीमत है वो 60 रुपए से बढ़कर 75 रुपए हो गई, 60 रुपए से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो गई। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि बढ़ी हुई खर्च है वो केवल 10% रहे? तो हमेशा ध्यान रखना, जो इसका कंसेप्ट ये है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है आपका कि इसकी प्राइस कितनी बड़ी है और कंजप्शन कितना हुआ है, इस पे रिलेटेड आपका, इस पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस को बढ़ाया गया, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, इसको कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन। इसने बोला प्राइस तो 60 से 75 हो गई, यानी प्राइस है वो 60 से 70 हो गई, तो आप रेशियो ही निकाल दो इसका। तो प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 15 चौक 60 और 15.75। प्राइस का रेशियो तो आ गया आपके पास कि प्राइस को 4 से 5 कर दिया गया, इस प्राइस को 4 से 5 कर दिया गया। और हमें जो एक्सपेंडिचर रखना है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा। एक्सपेंडिचर कितना करना है, केवल 10% ही बढ़ाना है, तो 10 से 11 ही करना है हमें एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर का भी रेशियो आ गया। तो क्या यहां से एक्सपेंडिचर हमें पता है और प्राइस का हमें पता है, तो कंजप्शन का हम निकाल सकते हैं रेशियो। तो जो कंजप्शन का रेशियो होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 10 से 11 है, और इसके नीचे लिख दो 4 से 5। तो ये जो रेशियो निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा कंजप्शन का। तो यहां से 50 और यहां से हो गया 44, 50 से 44 कर दिया, यानी 100 से कितना कर दिया, 88। और 100 से अगर 88 कर दिया तो कितना कम करना पड़ेगा, तो आपको यहां से 88, 100 में से 88 घटा दोगे 12%, तो यहां से 12%, तो यहां पे 12% इसको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। ये हो गया। हमेशा 100 पे तो देखते हैं, वैसे सोल्व नहीं करेंगे, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 बना दो, इसको 88 बन गया, तो 100 से 88 हो गया, कितना कम किया है इसने, तो यहां से 12 कम किया है, 12 कम किया। एक ठोस बेलन की त्रिज्या, इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। यहां से बेलन की त्रिज्या है वो तथा ऊंचाई को
प्रत्येक को 2% बढ़ा दिया गया है। तो देखो यहाँ से जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वो इसका वॉल्यूम। तो आर स्क्वायर एच पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर एच पे डिपेंड कर रहा है, तो सिंपली यही कर दो कि यहाँ से 2% की आप यहाँ से 3 बार सक्सेसिव लगा दो, 3 टाइम क्या कर दो, इसका सक्सेसिव कर दो। और ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखा होगा सक्सेसिव कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला ये सीखा होगा 3x स्क्वायर एक्स क्यूब। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीजें भी यहाँ पे यूज करते हैं, सक्सेसिव है सारा का सारा। तो देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 8 हो गया, तो इसको यहाँ से 2 डिजिट में लिख दो। तो यहाँ से जो लगभग आंसर आएगा ना, पॉइंट लगा दो यहाँ से 6.1208 के करीब आएगा, तो 6.12 दिया हुआ है, 6.12 हो गया। ऐसे कर दोगे, ठीक है, इस टाइप से डायरेक्ट कर दोगे, नहीं तो फिर फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो 50 से 51 50 से 51 50 से 51 करना पड़ेगा, और वो सोल्व नहीं कर सकते भाई। यहाँ से हम जो रेशियो मेथड लगाते हैं वो क्यों नहीं लगा रहे इसमें, क्योंकि इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 2% की 1/50 बनेगी। तो 50 से 51 कर दिया तो रेडियस को 1 कर दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे, और यहाँ से हाइट को भी इतना ही कर दिया, तो 50 से 51 कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते फिर, अब ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि 50 का क्यूब बन जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे 50 का क्यूब बन गया और यहाँ पे 51 का क्यूब बन गया। अब यहाँ से निकालते रहो कितना चेंज आया, लेकिन हम 50 का क्यूब और 51 का क्यूब नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इससे अच्छा हम यहाँ से ये वाला तरीका लगा देना, सबसे बेस्ट यही है। फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे, हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए मैं सारे तरीके बताता हूँ। फ्रैक्शन वाला तरीका कब काम करता है, कि जब हमारे पास रेशियो में जो फ्रैक्शन है वो ईजी बने, फ्रैक्शन से क्वेश्चन ईजी बन जाए, तब हम फ्रैक्शन वाला तरीका लगाते हैं। अगर फ्रैक्शन से नहीं बन रहा तो फिर हम फॉर्मूला वाला तरीका लगाते हैं। अगर फॉर्मूला वाला भी तरीका गलत हो जाता है फिर हम बेसिक तरीके पे जाते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा ट्रिक वाला कोई तरीका बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करते हैं सारी चीजें। वापस से वही सेम सवाल देखो, पास होने के लिए 35% चाहिए। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वो 24 अंकों से फेल हो गया, यानी 24 और आ जाते इसके, तो ये पास ही हो जाता बेचारा, तो 224 आ जाते। और ये 35% की वैल्यू है, अधिकतम अंक पूछा गया है 100% की। बस इतना ही करना है एग्जाम में। सोल्व करोगे यहाँ से तो कितना बन जाएगा, लगभग 5 7 35 और 20 पंजे 100, 7 से डिवाइड करोगे 7 या 21, 7 दूनी 14, 32 2 64, तो ये हो गया आपके पास 640। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में, देखो फ्रेंच में और जर्मन में, आपको एग्जाम में ऐसे पूरा फ्रेंच और जर्मन नहीं लिखना, एफ लिख दो, जे लिख दो, काम चल जाएगा, कम से कम लिखना आपको। फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले हैं, तो यानी का डिफरेंस दे रखा है 22, क्या ये दे रखा है, ठीक है। उसके जर्मन में मिले अंक हैं वो फ्रेंच और जर्मन, देखो सेम लैंग्वेज के सवाल, सेम टाइप का जो सवाल है, अभी आया था यहां से एक सवाल जिनको हमने जोड़ के रेशियो में किया था, ठीक है, ये वाला सवाल देखो, एज वाला, दोनों का डिफरेंस दे रखा है और एक के बारे में बोला है कि दोनों के यहाँ पे दोनों के सम से इतना है वो वाला। तो ये लैंग्वेज अलग हो गई, एज में डाल दिया, और सेम चीज यहां से आपको दूसरी लैंग्वेज में आपको देके बोल दिया। यही तो बोला है, सेम टाइप का सवाल तो किया है हमने भी, कि जर्मन को जो मिला है, जर्मन जो लैंग्वेज में उसके जर्मन में मिले अंक हैं वो फ्रेंच और जर्मन में मिले अंक के योग का 28% है। सेम एज वाला सवाल है, 28% का मतलब 4 7 28, यानी 7/25 होगा इसकी फ्रैक्शन। यानी अगर टोटल सम 25 होगा तो 25 में से 7 तो किसको मिलते हैं, फ्रेंच को मिलते हैं, सॉरी जर्मन को मिलते हैं। तो जर्मन को 7 मिलते हैं, तो फ्रेंच को कितना मिलेगा, बाकी के 25 में से 7 कम कर दो, तो यानी 18 मिलते हैं। तो क्या इनका रेशियो भी आ गया, क्या रेशियो आ गया, डिफरेंस दे रखा है, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि 11 यूनिट की वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है 11 यूनिट की वैल्यू 22 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। पूछा क्या है कि उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले हैं, तो फ्रेंच में कितने अंक मिले हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 अंक मिले हैं। ये हो गया आपका डायरेक्ट रेशियो से सवाल। अगर इस सवाल को बेसिक से करते तो होता ही नहीं, बेसिक से करोगे 2 मिनट का या 1.5 मिनट का सवाल है, तो यहां से ऐसा तरीके लगाना ही नहीं है जो यहां से टाइम टेकिंग हो, क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको यहां से प्री या छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। ए का 2% है वो बी के बराबर है, तो 10 का b% किसके बराबर होगा, भाई ए का 2% है वो बी के बराबर है, ये पूछा गया है। और 10 का b% है वो किसके बराबर होगा, तो परसेंटेज में दे रखा सब चीजें, तो मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, ठीक। बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ बी की जगह, तो 10 × बी की जगह लिख देना है a × 2 डिवाइडेड बाई 100%, ये होगा। सोल्व कर दो इसको, तो लगभग कौन सा आ जाएगा, नीचे 10 वगैरह भी दे रखा है, 10 से 10 काट दो तो 2a, या फिर यहां से 2a डिवाइडेड बाई 10% होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अब अगर नहीं बन रहा आंसर तो मैं तो ऑप्शन से चेक करूंगा कि 200 का a% है, ठीक है, नहीं है। 20% ऑफ a बाई 100 है, तो यहां से यही हो गया ना आपके पास। अगर मैं इसको काटू नहीं,
अगर मैं इसको जीरो काटता नहीं तो क्या यही बन जाता कि आपके पास कि 20a डिवाइडेड बाई 100%, क्या यही बन जाता और बी ऑप्शन आ जाता क्या आपका 20% ऑफ a/100। नेक्स्ट सवाल देखो, वापस से वही सेम सवाल, लेकिन ये इजी सवाल है, इसमें आपको एक्स्ट्रा यहां से 10,000 वगैरह वो नहीं दे रखा। क्या बोला क्या है, एक व्यक्ति की इनकम है वो 1.2 लाख बढ़ जाती है, परंतु आय पे जो लगने वाला टैक्स है वो 12% से 10%। देखो यहां से डाटा भी सेम है, केवल यहां चेंज किया है। अब ये चीजें आपको सीखने को मिलती है सीरीज में। अभी भी वह उतना ही पे करता है जितना पहले पे कर रहा है। इसका मतलब देखो यहां से ये सवाल यहां से इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहां से उसमें 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा था, इसमें बोला गया है कि उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या होगी। अब ये सोचने वाले तरीके से बता देता हूं, थॉट प्रोसेस है। कैसे भाई, इनकम बढ़ी है उसकी, तो इनकम बढ़ी है तो टैक्स भी बढ़ेगा। भाई इनकम अगर उसकी इंक्रीज हुई है तो क्या टैक्स भी तो इंक्रीज होगा। लेकिन इसने क्या किया, टैक्स को 2% कम कर दिया, तो टैक्स को जितना 2% कम किया उतना टैक्स बढ़ गया यहाँ पे। भाई भाई जितना यहां से 1.2 लाख पे टैक्स लगता, 1.2 लाख पे टैक्स कितना बढ़ा यहां से आप बताओ, 10% लगता है एक्स्ट्रा, तो इसका 10% टैक्स लगता। ये जितना टैक्स उसको बढ़ा उतना ही टैक्स उसको पहले वाली इनकम पे कम हो गया, क्योंकि 12% से 10% हो गया, यानी 2% कम हो गया। किसपे, पहले वाली इनकम के। जो इनकम मान लेते हैं उसकी अक्स है, या आई बोल देता हूं इनकम को, ये इनकम पे 2% जितना कम हुआ, ये यहां पे इनकम का टैक्स कम हो गया, यहां पे उसका टैक्स बढ़ गया, दोनों बराबर हो गए और उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, उतना ही पे करना पड़ा जितना पहले दे रहा था। अगर यहां पे ये टैक्स कम नहीं होता तब तो क्या करना पड़ता, उसको 12% देना पड़ता। पहले तो 12% दे ही रहा था, अब यहां से 1.2 लाख पे 12% और देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1.2 लाख इनकम बढ़ी तो 10% लग रहा था, ये 10% उसका टैक्स देना था एक्स्ट्रा, लेकिन उसको देना क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि 12% से 10% हो गया, 2% उसके पहले वाली इनकम पे टैक्स कम हो गया, और जितना टैक्स कम हुआ इधर उतना टैक्स बढ़ गया, तो दोनों बराबर हो गए, इसलिए हमने बराबर कर दिया। तो क्या इसकी इनकम आ जाएगी यहां से कि इनकम कितनी थी उसकी, तो इनकम कितनी आ गई, देखो 100 चला गया, 2 से काटोगे 5 बार और 12×5 = 60, यानी 6 लाख। तो उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 6 लाख थी। हमें पूछा गया बढ़ी हुई इनकम कितनी है, तो इंक्रीज इनकम, उसकी नई इनकम पूछा गया है कि नई इनकम क्या है। तो कितने बढ़ाया गया है, 1.2 लाख बढ़ाया गया, तो 6 + 1.2 कर दो, 7.2 लाख, ये आएगा आंसर। ठीक है, 6 लाख मत कर देना यहां से आंसर, ऑप्शन में देर भी रखा है, मेंस का सवाल है ये। नेक्स्ट देखो यहां से, ये बेसिक से सवाल है, इस तरीके से ही पूछे जाएंगे यहां से। ठीक है, तो 1600 का 250%, इसका 0.06% किसके बराबर है, इनमें पूछा गया। तो देखो 2 जीरो से पॉइंट हटा देता हूं मैं यहां से, इस 1 जीरो से ये काट दिया, 25 से काटा तो ये 4 बार चला गया, 4 से काटो तो 4 बार चला गया, 6 का 24 आ गया, और नीचे 10 भी लिखा हुआ है, तो 2.4 ही आ गया क्या यहां से, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। दो संख्या ही किसी तीसरी संख्या से, तो हमेशा तीसरी संख्या को 100 मान लो, एक 90% कम है, एक 75% कम है, तो ये हो गया 25, ये 1, ये 2 और ये 3, क्या तीनों संख्या आ गई आपके पास। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, इसमें कितना परसेंट वृद्धि किया जाना चाहिए, तो 150% बढ़ा दो इसको। भाई यहाँ पे 15 बढ़ाना है ना, तो 150% बढ़ा दो। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो 140 हो जाती है। सिंपल सिंपल सवाल आगे, 216 से बढ़ाया 140 100% हो गई, यानी 40% इंक्रीज हुई है 100 से। ठीक है, तो यहां से सोल्व करोगे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 540 आंसर आ गया 540। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का, ये सवाल देखो यहां से, ये ट्री मेथड वाले सवाल है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग है वो एक धर्म संस्थान में देता है। देखो इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूं, एक तो आपका ट्री मेथड से और एक डायरेक्ट तरीके से। एक बच्चा तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए टोटल इनकम को ये 100 मान लेगा कि उसकी इनकम संपत्ति थी वो 100 थी, उसका 30% भाग, तो 30% भाग वो किस में दे देता है, धर्म संस्थान में दे देता है, और शेष यानी बचा कितना, 70 बच गई उसकी रिमेनिंग। इस शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है, यानी 55% दे दिए इसमें से 55% तो अपने बेटी और बेटे को, पत्नी और बेटे को दे देता है। बची कितनी यहां से 45%। इस 70 यूनिट का 45% अभी बच गया हमारे पास। ठीक है, उसको वो 3 बेटियों में बांट देता है लगातार। तो मैं ये बोल दूं यहां से कि 70 का 45% बच गया, और इस 45 को वो 3 लोगों में बांट देता है बराबर बराबर। 3 लोगों में बराबर बराबर बांटेगा तो एक के हिस्से में इतना आएगा, और इस एक के हिस्से में कितना आया वो हमें दे रखा है कि 42 लाख रुपए आया है, तो इतने परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 42 लाख रुपए आ गई।
क्या ये गिवन है क्या से भाई इतने परसेंट की वैल्यू इतनी है तो क्या यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप? इसकी टोटल संपत्ति तो बताना है। तो 3 से अगर मैं भाग दे दूं तो यहाँ से 15 या 45 हो गया, और यहाँ से अगर मैं 7 से भाग दे दूं, परसेंटेज को अगर हटा दूं तो 100 आ जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप किससे डिवाइड कर दो, 0 से 0 चला गया, 7 से काटोगे 7 6 के 42 हो गया, ये उधर चला गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 चौक 60 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लाख आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 4 लाख आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400 लाख हो जाएगी। यहाँ से उसकी टोटल संपत्ति है वो 400 लाख थी। ये हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया इसका 100 मान के करने वाला तरीका। अगर एक लाइन में इसको करना है, क्योंकि सक्सेसिव है ये सवाल, ठीक है, इसको एक लाइन में अगर करना है तो कैसे करोगे इस सवाल को? आप ही मान लो कि टोटल इनकम उसकी एक्स थी, ठीक, 30% वो धर्म संस्थान में दे देता है, 30% का मतलब 3/10, 10 में से 3 रुपए दे दिया तो बचा कितना, 7 रुपए बच गया, 7 रुपए बच गया। फिर बाकी का जो बचा होता है उसमें 55% वो बेटे और पत्नी को दे देता है, तो 55% दे दिया तो बचा कितना, 45%, ठीक है। तो इसका 45% आप निकाल दो बचा हुआ, या फिर 55% को क्या लिख सकते हो, 55% की फ्रैक्शन निकाल दो तो 11 डिवाइडेड बाई 20 होगी क्या, कि 20 रुपए में से 11 रुपए उसने बेटे और पत्नी को दे दिया तो बचा कितना, यहां से 9 रुपए बच गया। ये बची हुई आ गई आपके पास। अब ये जो बची हुई रहती है उसको 3 हिस्से कर देता है बराबर बराबर, तो क्या इसको मैं 1/3 कर दूं, इसका 1/3 हिस्सा कर दूं, तो एक के हिस्से में इतना आएगा, एक के हिस्से में इतना आया, तो इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 42 लाख। ये एक लाइन में आपने इक्वेशन बना दी। अब इसको सोल्व कर लो और अक्स की वैल्यू निकाल लो, तो अक्स की वैल्यू 400 ही आएगी यहां से। ये होता है एग्जाम अप्रोच, कि जिसमें बहुत कम टाइम लगे और एक लाइन में आप अपना आंसर दे सको, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं यहां से एक और तरीका और बता सकता हूं इसका, लेकिन वो सारी चीजें मैंने बीच में बता रखी है, अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बेसिक तरीका बताया, देखो इसी क्वेश्चन का यहां से मैंने 3 3 4 4 तरीके बताए। इसका बेसिक तरीका बताऊंगा पहले तो मैं अक्स मान के, दूसरा तरीका मैं 100 मान के बताता हूं, तीसरा तरीका यहाँ पे 100 ना मान के हम फ्रैक्शन में माने, क्योंकि इससे अच्छे सवाल बनते हैं। तो यहां से इस परसेंटेज में फ्रैक्शन बना के एक ऐसी संख्या मानूंगा जिससे कैलकुलेशन सारी कम हो जाएगी, तो वो संख्या मान के भी बताता हूं यहाँ से, तीसरा तरीका। और चौथा तरीका ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरीके से 4 सवाल, 4 तरीके होते हैं, और बाकी जितने भी तरीके होते हैं वो सारे तरीके मैं बताता हूं हमेशा। तो अगर कोई स्टूडेंट बेसिक से ही कर रहा है तो एक ही बार आपको पढ़ना है, वो एक बार आप बेच परचेज करके पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए उसको। एसएससी में दोबारा मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 50,000 के 120% का, 50,000 के 120% का 0.08% क्या होगा, यही पूछा गया। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 जीरो से ये पॉइंट हटा दो आप, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, और यहां से 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। 60 से 1 जीरो चला जाएगा, 8 6 48 आंसर आ गया। आंसर ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, जब किसी संख्या में 24, देखो फिर से वही सेम सवाल, 24 बढ़ा दिया जाता है, स्वयं की 115% 15% इंक्रीज किया गया है। सोल्व करोगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 24 चौक 15, और यहां से 240 को काट देता हूँ ना, यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो 15 एकम 15 और 15 चिकन 90, 160 आ जाएगा यहाँ से। छोटे छोटे सवाल है ये तो। फिर से देखो यहाँ से, ये सेम रिपीटेटिव सवाल है। देखो जो हम 2010 से अभी तक 2017 वाले सवाल कर रहे हैं, तो जितने सवाल पहले आ चुके हैं ना वही सेम सवाल है, यहाँ से इसी टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या क्या होगी, 40 कम है तो 60 होगी, ये 80% कम है तो ये 20 होगी। बोला है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पहली संख्या के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से इसका 300 गुना करना है, तो 200% बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से 200% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 40 यूनिट, 40 यूनिट बढ़ाना पड़ा, यानी 200%। इसका 200% ही तो होगा ना, 100% का मतलब खुद के बराबर, तो इसका डबल कर रहे हैं तो 200%। ये सवाल देखो वापस से आ गया कि डीजल की कीमत है वो 45 रुपए से 50 रुपए कर दी, तो 5 नाम 45 और 5 दई 50, तो उसके प्राइस को तो इतना कर दिया क्या, और डीजल की खपत को, एक्सपेंडिचर को कितना कम किया जाना चाहिए, तो कि एक्सपेंडिचर वो 5% तक ही बढ़े, तो 5% यानी 1/20, तो इसको डायरेक्ट ऊपर ही लिख दो आप, 20 से 21 करना चाहते हो आप। और ये क्या है आपके पास, ये एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस है, तो ये कंजप्शन ही आ जाएगी, वो आपको रेशियो बनाना ही नहीं है, एग्जाम में बस इतना ही करना है। ऊपर आप एक्सपेंडिचर, नीचे प्राइस से डिवाइड करोगे, कंजप्शन का रेशियो आ गया, सोल्व कर दोगे यहां से तो कितना बन जाएगा, 200 से 189 बन गया। तो 100 से कितना होगा, 100 से तो देखना है यहाँ से, तो 9 दूनी 18, और यहां से ये कुछ गलत हुआ क्या, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो कितना चेंज हुआ यहाँ से, तो आप बोलोगे 5.5%। तो 5.5% आपको क्या करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा, यहां से 5.5% कम करना पड़ेगा। ऐसे करोगे एग्जाम में और ये सवाल इतना सा हो जाएगा आपको।
फिर से देखो 600 का 150% का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 0.02% क्या होगा। 2 जीरो से यहां से पॉइंट हटा देंगे ना, पॉइंट ना चले, यहाँ पॉइंट चला जाएगा, पॉइंट हटा दो पहले, यहाँ 0 से 0 चला गया, 15 छिकी 90 हो गया, 1 जीरो तो चला गया, 9 बच गया, यहाँ से 9 दूनी 18, 18 डिवाइडेड बाई 100 रह गया अभी भी, तो 0.18 आएगा आंसर। जब किसी संख्या को 40 बढ़ाया जाता है, फिर से देखो 40 बढ़ाया जाता है, ये 25 की वैल्यू है, 100 की करोगे यहां से 160 आ गया आंसर। 300 अंकों की परीक्षा है, फिर से रिपीट होने वाले सवाल, देखो सारे रिपीट हो रहा है। 300 अंकों की परीक्षा है, 75 अंक मिले उसको, अगर वो उसको 6 और अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। क्या यहाँ से 76 मार्क्स, 75 प्लस 5, 75 प्लस 6, 81 मार्क्स, क्या पासिंग मार्क्स है क्या? इतने पासिंग मार्क्स है पास होने के लिए। तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत कितना है, तो परसेंटेज ही तो पूछा गया 21, 81 आने चाहिए कितने में से, 300 में से इंटू 100, तो 27% है पासिंग परसेंटेज। ये सिंपल सिंपल सवाल है। वापस से देखो रिपीट हो रहा है वही इनकम वाला, ये सवाल रिपीट होता है हर बार, हर दूसरे साल रिपीट होता है ये सवाल किसी ना किसी एग्जाम में। एक व्यक्ति की आय है वो 2 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आय पर टैक्स जिसका भुगतान करना है वो 20% से 16% हो गया, 20% से 16% यानी 4% कम हो गया। पहली वाली इनकम पे 4% कम हो गया, और इनकम बढ़ी थी 2 लाख, 2 लाख पे 16% इनकम बढ़ गया, तो आप बोलोगे इनकम पे तो कम कितना हुआ, 4%, इनकम पे तो 4% कम हुआ, बट 2 लाख पे जो इनकम बढ़ी उस पे टैक्स बढ़ गया 16%, तो 2 लाख पे 16% इनकम बढ़ गई, तभी वो बराबर दे पाएगा। पहले की तरह ही पेमेंट उतना ही पेमेंट करता है, तो या इसके बराबर होगा। इनकम कितनी आ जाएगी यहाँ से, परसेंटेज से पूरा का पूरा कट गया यहाँ से 4 बार, यानी 8 लाख रुपए थी उसकी जो इनकम थी, वो 8 लाख थी। बढ़ी हुई इनकम पूछी होगी, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी होगी, 10 लाख। तो जो नई इनकम होगी वो कितनी होगी, 8 + 2 10 लाख। ये ऐसे सवाल आते हैं, इनको आप बेसिक से मत करना एग्जाम में, बस इतना करना, 3 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। इसीलिए सीरीज की स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि कई टीचर आपको बेसिक से बताते फिरते हैं, और फिर यहाँ से अब एग्जाम में बेसिक लगाओगे, क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन एग्जाम में टाइम पे होता ही नहीं है, और जब टाइम पे होता ही नहीं है तो क्लियर कहाँ से होगा आपका पेपर, वहां पे टाइम में फंसे रहोगे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया अगर इस तरीके का, तो फिर फंस गया आप, तो बेसिक से करने के लिए आएगा नहीं आपसे। इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम अप्रोच पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्या लगाना होता है, और नए जब सवाल आते हैं तो उनको कैसे करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर नए सवाल भी आपके हो जाएंगे, अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है। इलेक्शन बेस्ड सवाल पूछा गया है कि एक सभापति का इलेक्शन हुआ और इस समाज में चुनाव हुआ, वहां केवल 2 उम्मीदवार थे, ए और बी थे। उम्मीदवार बी को ए के मुकाबले 25% कम वोट मिले हैं। तो मैं इस तरीके से बोल दूं, अब सब चीजें मैं फ्रैक्शन से करता हूं, 25% का मतलब 1/4, यानी टोटल अगर 4 वोट हुए होंगे तो 4 में से, सॉरी, टोटल बी एक के मुकाबले बोला है, यानी 4 अगर ए को मिला होगा वोट, 4 वोट अगर ए को मिला होगा तो इसका 25% क्या होगा, एक ही होगा, तो एक कम मिला होगा बी को। यही बोला है कि बी को ए के मुकाबले 25% कम मिला है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 100 मिला है 75 मिला है, फिर 25 से काटूंगा, 25 चौक 100 और 25 दिया 75, वो नहीं करना आपको। वो अगर किया तो फिर तो क्या मतलब है, 2 सेकंड आपने ज्यादा खराब कर दिया। उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला, इसमें वोट ना डालने वाले भी कैंडिडेट हैं, एक तो ये हैं, एक ये हैं, और एक तीसरे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, जिन्होंने वोट दिया ही नहीं। ये इस तरीके से बोल दिया इसने कि यहाँ पे तीसरे वोट नहीं डालने वाले एक तीसरा बंदा भी है, जहां पे बहुत सारे ग्रुप में कुछ ना कुछ होंगे बंदे जिन्होंने वोट नहीं डाला। ठीक, जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या के बराबर थी, उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो उम्मीदवार बी को मिले थे। जो उम्मीदवार बी को, देखो बी ने कितने वोट लिए, बी को कितने मिले, 3, इसका मतलब जो वोट ना डालने वाले हैं वो भी कितने हैं, 3 वोट ही हैं, वो भी 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पे 3 व्यक्ति ये हो गए, 3 व्यक्ति हैं वो बी को सपोर्ट करने वाले हो गए, 4 व्यक्ति यहाँ पे ए को सपोर्ट करने वाले हो गए, ये ना वोट ना देने वाले व्यक्ति हो गए। तो क्या आपके पास उस गांव में इतनी ही तो जनसंख्या थी आपके पास, क्या इतने कैंडिडेट ही तो थे? और बोला है उस समाज में टोटल 20,000 सदस्य थे, तो 4 3 7 और 3 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू, इन सभी का सम, इस 10 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, क्या 20,000 दे रखी है क्या? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई क्या? 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई, जिसकी भी पूछा है बता दो, ए को कितना वोट मिला, तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए को कितने वोट मिले हैं, 8,000 मिले हैं, आंसर 8,000 होगा। इसको बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन रेशियो मेथड या फिर यूनिटरी मेथड। ये यूनिट से चलता है सारी चीजें।
अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा होगा कि यहाँ से कि पूरी चीजें मैं ऐसे सीख लूँ, वो तो नहीं हो पाएगा। मेंस की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आपका कंसेप्ट के लिए रहा होगा, या फिर आपने जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन एक बार तो कर लिए होंगे। ठीक है, बस यहाँ पे बेस्ट अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी। बेसिक से नहीं समझा रहा मैं। ए डिवाइडेड बाई ए का 250% वो बी के बराबर है। तो 250 का पूछा क्या है, तो बताना है कि 250 का b% है वो किसके बराबर होगा। यानी मुझे यहां से, तो 250 का b% है वो समान होगा का a%। इस तरीके से क्या बोला, यानी 250 का b% है वो किसके बराबर होगा, यहां पे x बोल दूं, x का a% के, ये कुछ बोला है इसने, तो मुझे x चाहिए यहां पे। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, इस b की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। b की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो a हो जाएगा बराबर, तो 250 डिवाइडेड बाई 100 तो लिखा हुआ ही है। और b की वैल्यू क्या लिख दूं मैं यहां से, b की वैल्यू लिख देता हूं a इंटू 250 डिवाइडेड बाई 100, क्या यही लिखा हुआ है, x इंटू a बाई 100, ये हो गया। ठीक, अब इसको सोल्व कर दो। a बाई 100 से यहां से a बाई 100 चला गया, और 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 625 ही आ गई। क्या a की वैल्यू 625 आ गई। अक्स की वैल्यू, अक्स के 0.05, अक्स के 0.05% का 150%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये 75 है। तो अक्स का मान बता दीजिए। तो मुझे बताइए यहां से क्या कर दूं मैं, इस जीरो से ये एक पॉइंट हटा दूं, एक और पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो लगा दूं तो 5 हो जाएगा। 15.75 हो गया, 75 से 75 ही चला गया। तो अक्स की वैल्यू जिसमें जीरो ही जीरो होंगे वही आंसर होगा ये वाला। सोल्व नहीं करेंगे कितने जीरो आएंगे, एग्जाम में से कर दूंगा, तो आएगा कितना, यहां से 1 लाख आ जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ये वाला। एक छात्र ने 5/4 के बजाय, ये इरर वाला टाइप आ गया, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कोई भी संख्या थी x, यहां पे x को इससे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसको x ने x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो x वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप तो रेशियो निकाल दो यहां से, क्योंकि रेशियो लेंगे तो वो तो कट जाएगा यहां से। ये हो गया, तो 5/4 से करना था, 4/5 से कर दिया। इरर कितना आ गया, तो पहले यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 से 16 हो गया। यानी 25 आना चाहिए था, आंसर 25 आना चाहिए था, आया कितना 16। तो कितना गलत हो गया, आप बोलोगे 9 का अंतर आ गया, किस पे, 25 पे। 1/25 का मतलब होता है 4%, और 9 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 चौक 36% होगा। ऐसे फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। 36% आएगा आंसर। ये आगे आपके पास 2018 वाले सवाल स्टार्ट होते हैं। 2017 में अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए थे, लगभग सारे टाइप के सवाल आ गए, इलेक्शन पे भी आया था सारे सवाल। किसी संख्या को पहले 16%, फिर 14% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद में 30% घटा दिया गया, तो बताइए मूल रूप से गिरावट हुई है क्या हो गई। तो जब भी यहां से, अब देखो सब कैलकुलेशन देखना है, यहां से डाटा देखो, 16%, 14% और 30%। अगर यहां तो ये तो कॉमन है ही नहीं फ्रैक्शन। अगर मैं 14% निकालूंगा तो 7/50 आएगा, 50 से 57 करना पड़ेगा, तो वो तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा होगी। देखते ही समझ में आ गया, रेशियो मेथड नहीं लगाना, फ्रैक्शन वाला तरीका नहीं लगाना। फिर कौन सा तरीका लगाना, फिर फॉर्मूला पे आ जाओ आप। फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव का, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। क्या ये होता है कि आंसर सक्सेसिव का निकालने का, 3 के लिए। तो यहां से ये फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल दो। हमें अप्रोक्सीमेशन में बताना है, तो पूरा सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। देखो 16, 14 और 30, ठीक है, तो यहां पे एक को घटाया गया, जिसको घटाया गया उसको माइनस में पुट करोगे, तो 14 प्लस 16 माइनस 30। वैसे तो यहां पे मैं इतना लिखूंगा नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट माइंड में ही कर लूंगा। 16 और प्लस 14 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 में से 30 घटाओगे 0 ही आ गया, तो आगे ही सोल्व करता। फिर यहाँ पे ये सोल्व करता ही नहीं। फिर यहाँ पे 16 इंटू 14 करोगे, 16 इंटू 14 का मतलब देखो बीच में क्या है 15, 15 का स्क्वायर 225 में से एक कम कर दोगे 224। ये सब कैलकुलेशन उस पीडीएफ में है या फिर उस कोर्स में है। 224, फिर देखो 30 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 42 आएगा, माइनस का 420 आ गया। फिर यहां से 30 को 16 से करोगे, माइनस का 480 आ गया। इसको करना है डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड करना है। अब कुछ भी आया होगा यहाँ पे, समथिंग आएगा, यहाँ से माइनस में ही आएगा क्योंकि एक माइनस में है। माइनस 16 इंटू 14 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10,000। अब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट में चलेगा बहुत ज्यादा। ठीक, अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है, तो इसको सोल्व नहीं करना ज्यादा कैलकुलेशन। ये तो सारा का सारा क्या बन गया, जीरो बन गया। क्या इधर सोल्व करोगे, देखो क्या बन गया, 400, 400, 800 और एक 900। 900 में से आपको 224 घटाना, तो 900 में से आप घटा दो 300, तो ये बन गया 600। 600 में फिर जोड़ दो बाकी का, तो 6 जोड़ा तो 30 बन गया, 676 हो गया।
ये होगा माइनस का डिवाइडेड बाई 100, और ये भी कुछ ना कुछ माइनस में ही आएगा। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो 6.76 ही होगा क्या, 6.76 में समथिंग होगा, यहाँ से 6.76 में समथिंग, यानी आंसर जो होगा वो 7 के करीब होगा। क्या ऑप्शन आपसे दिख गया क्या 7 के करीब? सी ऑप्शन दिख रहा है, लगभग आपको बताना है। तो 6 से तो ज्यादा ही दिख रहा है, 6 से तो ज्यादा ही दिखेगा। और डिक्रीज है, ये माइनस किसको डिनोट कर रहा है? डिक्रीज को डिनोट कर रहा है। अगर प्लस में आता तो इंक्रीज करते, माइनस में आया तो डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो 6.76%, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो यहाँ पे 7% क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं पानी पी के आता हूँ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोला गया कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में क्या हो गया, आपके पास कुछ मतदाताओं की संख्या है, इलेक्शन पे बेस्ड सवाल है। अब देखो पूरा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट डाटा पे चलना है। 55% क्या है? पुरुष है उसमें, बाकी की महिलाएं हैं। तो मैं इस तरीके से बोल दूं कि टोटल अगर 100 थे, अगर टोटल 100 है, इसमें से 55 तो क्या हो गए आपके पास? मेल हो गए क्या, और बाकी के बचे हुए क्या होंगे? फीमेल होगी। ठीक है, 40% पुरुष हैं वो अनपढ़ हैं। इस टाइप के सवालों को पूरा पढ़ना है यहाँ से पहले। 40% पुरुष तो क्या है? अनपढ़ हैं। 40% महिलाएं शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो मुझे शिक्षित पुरुष चाहिए यहाँ पे। इसने यहाँ पे दिया है 40% तो अनपढ़ है, इसका मतलब 60% तो एजुकेटेड है ना। तो इसका 60% क्या होगा? एजुकेटेड होंगे। क्या एजुकेटेड होंगे क्या? मेल। 60% एजुकेटेड होगा। 60% का मतलब कितना हो गया भाई? 55 का 60 या 60 का 55 कर दो, 30 और 33 हो गए यहाँ से। तो 33 कैंडिडेट, तो यहाँ पे 33 आदमी हैं वो एजुकेटेड है। जबकि यहाँ बोला गया है कि अनपढ़ महिलाओं की तुलना में, तो अनपढ़ महिला ही चाहिए यहाँ पे, अनएजुकेटेड चाहिए, अनएजुकेटेड महिलाएं चाहिए। जबकि एजुकेटेड महिलाएं आपको 40% दे रखी हैं, तो अनएजुकेटेड क्या होगी? क्या 60% होगी क्या ये भी? और 45 का 60% निकालोगे तो क्या यहाँ से 27 हो गया क्या? अब ये चीजें माइंड में ही आनी चाहिए आपके। पर 45 2 90 9 27 होगा, 27 हो गई। तो अनएजुकेटेड महिलाओं से एजुकेटेड पर्सन है वो कितने ज्यादा हैं? तो कितने ज्यादा हैं, या फिर यहां से रेशियो निकाल के भी कर सकते हो भाई। यहां से कितना आ गया? 9 27, 9 से नहीं 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 9, और यहाँ पे 3 से काटोगे 11। तो 9 से कितना ज्यादा है? 11 है, तो 2/9 हो गया। तो 2/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 का 11 से ही 1/9 होता है, तो 22 से ही 2/9 आ गया आंसर। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज पता है तो ये आंसर आ गया 22 से ही 2/9%। आपको सोल्व नहीं करना पड़ता, ये इतना परसेंट होगा। इस तरीके से हम टाइम बचाते हैं, नहीं तो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन, ये देखो फिर से वापस से वही सेम सवाल, अब इतनी बार पका देते ना सवाल बहुत ज्यादा। त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया है, तो 5 से कितना कर दिया? रेडियस को 6 कर दिया गया। जबकि ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया गया है, कम किया ना, यहाँ से 4 कर दिया। 40% का मतलब 2/5, तो 5 से 7 कर दिया गया। अब ये तो रेडियस है, तो r² होगा, s से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो यहां से क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आएगा इसका, पाई r²h। तो यहां से ये होगा, स्क्वायर कर दो इनका। तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 हो गया। 4 चौक 16, 16 छिगड़ छिंगड़ में 16 7 112 हो गया। कितना यहाँ पे इसको कम किया, कितना परिवर्तन आएगा? तो डिक्रीज ही होगा। और डिक्रीज कितना हो गया यहाँ से? 13 डिक्रीज हो गया। 13 डिक्रीज हो गया किससे? 125 पे। 125 से कभी भी अगर किसी संख्या को भाग देना हो तो क्या कर दो? उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो उस संख्या को। तो 13 × 104 कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो। 13 × 104 कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, 100 से तो कट जाएगा, 1 0 और रहेगा, ये आ जाएगा आपका। इतना परसेंट डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये कैलकुलेशन ट्रिक है 125 से डिवाइड करने की, 25 से मल्टीप्लाई करने की, ये सारी तरीके हैं। या तो आप वो पीडीएफ परचेज करके उससे कर लो, 49 में आपको मिल जाएगी वो सारी चीजें, या फिर यहां से आप परचेज कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कोर्स भी है इसका, आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो सारी चीजें। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखो ये सवाल है, लास्ट क्लास में करवा चुका हूं इस टाइप के सवाल। इनकम है आप 100 मान लो, एक्सपेंडिचर है वो 80 रुपए खर्च कर देता है, सेविंग कितना करेगा? 20 रुपए करेगा। अगर उसकी इनकम है तो हम बढ़ी हुई इनकम नहीं निकालते, कितना बड़ा है, चेंज कितना है वही निकालते हैं। तो इसमें तो 12 चेंज हो गया, प्लस का 12 चेंज कर दिया। बचत को 10% कम कर दिया गया यहाँ से, तो बचत है वो 10% कम हो जाती है। तो इसमें 10% यानी 2 रुपए कम हो जाती है, माइनस का 2 आएगा। तो आप यहां से देखो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करोगे तब 12 बनेगा। इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए? तो आप बोलोगे यहां पे 14 आना चाहिए।
तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर को 14 बढ़ाया गया है, एक्सपेंडिचर को 14 बढ़ाया गया होगा, तभी तो यहां से क्या होगा, -2 होगा। तो 14 रुपए बढ़ा दिया एक्सपेंडिचर को, बोला है कि एक्सपेंडिचर कितने % बढ़ा दिया गया, तो यहां से आप डायरेक्ट कर दो कि 14 रुपए बढ़ गया कितने पर, 80 पर इंटू 100। ठीक, 0 से 0 चला गया, 140 डिवाइडेड बाई, या मैं बोल दूं 70 डिवाइडेड बाई 40 बोल देता हूं, या 35 डिवाइडेड बाई 2 बोल देता हूं, तो 17.5 हो गया, 17.5% आंसर ये आ जाएगा। यदि ए है वो 20 से 28%, देखो इस टाइप के सवाल देखो, ए है वो 20 से 28%, ए है वो 20 से 28%, 28% का मतलब कितना हो गया, 4×7=7/25 हो गया, यानी 25 अगर होगा, अगर बी 25 होगा तो ए कितना ज्यादा होगा, 7 ज्यादा होगा, 32 होगा। ये सब फ्रैक्शन का खेल है। सी है वो ए और बी के सम से, सी है वो ए और बी का सम कितना होगा, तो यहां से 25 25 50 50 और 7 57 हो गया, ए और बी का सम हो गया 57। ए और बी के सम से 25% कम है, 25% का मतलब 1/4 है, यानी अगर ये 4 होगा तो ए कम होगा 3 होगा, जिस सी की वैल्यू आ गई। बोला है सी को ए से, सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ रेशियो में फ्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ से इस 4 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो, 32 2 64, 64 2 128 और 25 4 100, ये रेशियो बन गया आपके पास। 57 इंटू 3 कर दो तो 7 या 21, 2 5 या 15 और 2 17, 150 और 21 हो गया। तो कितना ज्यादा है, यही तो बोला है ना, 128 और 3 131 हो गया, 43 ज्यादा है किससे, 128 से इंटू 100। अप्रोक्सीमेशन में आप बता दो 125 अगर होता तो लगभग कितना होता, यहां से 4300 डिवाइडेड बाई, यही पूछा गया है, सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 13 या 39, तो लगभग यहां पे, लेकिन ऑप्शन यहां पे करीब करीब है तो लगभग सोल्व करना ही पड़ेगा। तो यहां मैं क्या कर देता हूं, 4 से भाग देता हूं, तो 4 या 12 और 4 दूनी 8, 32 हो गया। यहां 4 से करेंगे तो 25 हो गया, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 या 75 और 7 हो गया, यहाँ पे 25 चौक 100 और 107 डिवाइडेड बाई 32 हो गया। ठीक, अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 क्या होता है, 96 होता है, तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा आपका पूरा का पूरा। 96 के बाद में कितना बच गया आपके पास, 4 और 7 4 11, 115 हो गया। ठीक, अभी भी यहाँ पे 3 बार ही जाएगा, 32 दिया तो 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर, 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अब कुछ भी आए यहाँ पे 33 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर क्यों का। अब इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है आपको। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री है वो x% बढ़ जाती है। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो एक्सपेंडिचर, इसका x का मान क्या होगा। लास्ट क्लास में इस पे रिलेटेड सवाल आया था। देखो प्राइस है, उसकी रेट है वो 25% कम हो गई, यानी 4 से 3 हो गई, रेट हो गई 4 से 3। अब उसकी बिक्री को कितना कम करना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, बिक्री x% बढ़ गई है, तो अगर यहाँ बिक्री को हम बढ़ा दे तो ओवरऑल तो आता है यहाँ से टोटल उसका, उसकी प्राइस कितनी हो जाती है, उसकी आय कितनी हो जाती है, वो आय आती है यहाँ पे, ये आय आ जाती है। तो ये वाली रेट आपको दे रखी है कितनी, 20% बढ़ जाती है। तो मैं क्या यहाँ से इसकी इनकम को ही डिवाइड कर दूं इसकी प्राइस से, उसकी रेट से, तो 20% बढ़ जाता है ना, 20 5 100 5 से 6 हो गया, वही आपका इनकम वाला। भाई यहाँ से इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू कंजप्शन, वही सेम सवाल है भाई। प्राइस टोटल इनकम होता है या एक्सपेंडिचर बोल दो भाई, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन वाली रेट ही है। यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है और रेट दे रखी है और ये कंजप्शन पूछा गया है। ठीक है, तो वही सेम टाइप का सवाल है कंजप्शन वाला ही। तो मैंने क्या कर दिया, टोटल इनकम को प्राइस से डिवाइड कर दिया। तो क्या आपके पास एक कंजप्शन का आ जाएगा, क्या से कंजप्शन का कितना आ जाएगा, 15 से 20 छचों का 24 आ गया। तो कितना चेंज हो गया, यहाँ से 9 हो गया, डिवाइडेड 15 इंटू 100 करोगे तो 15 6 90, तो यहाँ पे कितना आ गया 60। तो 60% यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो यहाँ पे इसकी बिक्री है वो 60% बढ़ गई है। यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से, ये देखो बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, यदि किसी संख्या का 60%, 60% का मतलब 3/5, उसी संख्या के 20% के, उसी संख्या के 20% का 20% से 120 ज्यादा है, तो ये बराबरी हो गई यहाँ से, पहली इक्वेशन दे दी। तो संख्या का, तो उस संख्या का 28%, उस संख्या का 28% है, उसी संख्या के 33%, यानी 33 से 1/3% का मतलब 1/3 से कितना कम है या कितना ज्यादा है, ये डिफरेंस आपको बताना। ठीक, यही बताना। तो पहला काम तो यहाँ से अक्स निकाल लो, कितना आ जाएगा अक्स, तो यहाँ पे 5 5 तो सेम ही है और यहाँ पे 2x है, तो 2x इज डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई 5 है वो 120 के बराबर हो गया,
यहाँ पे 6 है तो अक्स की वैल्यू 300 आ गई। कितनी आ गई? 300। अक्स की वैल्यू 300 आ गई, 300 पुट कर दो, 28 का 300 गुना कर दो, आप 300 का 28% निकाल दो, 28 दिया कर दोगे तो 25 दिया 75 होता है। 28 इंटू 3 करना ना यहाँ से, तो 8 या 24 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। यहाँ निकालोगे 1/3 200, इनके बीच का डिफरेंस बताना है, कितना डिफरेंस आ गया यहाँ से, तो आप बोलोगे 16 रुपए का डिफरेंस आ गया। 16 का डिफरेंस आ जाएगा, आंसर ये हो गया। ए है वो 20 से 25% अधिक है, ए है वो 20 से 25% अधिक है, ए है ये 20 से 25%, यानी ये 4 है तो ये 5 होगा। बी है, ए और बी का रेशियो आ गया, बी है वो सी से 40% कम है, तो बी है वो 40% का मतलब 2/5, यानी सी अगर 5 होगा तो 2 कम होगा, ये होगा 3:5, बी और सी का रेशियो। सी है वो डी से, सी है वो डी से 30% अधिक है, 30% का मतलब 3/10, यानी 10 ये 10 है तो ये 13 होगा। क्या ये हो गया? ए है वो डी से कितने प्रतिशत कम है। हमेशा ध्यान रखना कि जब ए से डी पे जाना हो तो आप इसे एक लाइन में भी कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो, भाई यहाँ पे सभी का रेशियो निकालो फिर करोगे, या फिर ए अपॉन डी अगर मुझे निकालना है डायरेक्ट ही, तो मैं क्या करूंगा, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन डी निकालूंगा, ऐसे निकाल लूंगा मैं सारे के सारी चीजें। ये फॉर्मूला है, ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, ये वाली चीज हम लगा सकते हैं। इधर बता देता हूं मैं, या तो ऐसे करोगे आप, यहां पे इनका रेशियो निकालो सभी का और फिर चेक कर लो कितना चेंज आया है, ये चीज निकाल के फाइंड कर सकते हो, पहला तरीका। लेकिन ये करेंगे नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि हमें ए अपॉन डी चाहिए, तो मैं केवल ए अपॉन बी पे फोकस करूंगा। ए अपॉन बी है 5/4, 5/4। बी अपॉन सी कितना है, बी अपॉन सी है 3/5, 3/5, और सी अपॉन डी दे रखा है 13/10, तो 13/10। यहां पे सबको सोल्व कर लो, ए अपॉन डी का रेशियो आ जाएगा। ए अपॉन डी का रेशियो कितना आ गया, यहां 5 से 5 चला गया और 13 थे 39 और 40। क्या ये आ गया क्या आपके पास? यानी डी 40 होगा तो ए कितना होगा, 39 होगा। बोला है कि ए है वो डी से कितना परसेंट कम है, तो 40 से कितना कम है, ए कम है, तो आप बोलोगे 1/40 है डी से इंटू 100, 1/40 का मतलब 2.5%। ये वाला एग्जाम अप्रोच आप लगाओगे, दूसरा वाला तरीका। ये फिर बेसिक तरीका है, इसको करने के लिए जैसे आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कल भी किया था मैंने एक सवाल ऐसे, ऐसा करोगे आप इनका 13 और 13, अब इनको मल्टीप्लाई करते रहो, 13 × 39, 39 इंटू 5 करोगे यानी 15, 39 इंटू 5 करोगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है, ये चीज हम कर नहीं सकते, फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। फिर ए चाहिए होगा, डी चाहिए होगा, दोनों को यहाँ पे चेक कर लो, 2.5% ही आएगा। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि एग्जाम में आप कौन सा तरीका लगाते हो। आपको दिख गया ए अपॉन डी है तो मैं केवल यही लगाऊंगा एग्जाम में, ये बेस्ट होगा। फिर एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है। इस 83 सही 1/3% का मतलब क्या है, ये होता है 5/6, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए चीज, 5/6 होता है इसका मतलब परसेंटेज का। और शेष लड़के हैं, तो मैं इस तरीके से बोल दूं भाई टोटल कितने लड़के हैं, 5 हैं, तो 5 में से कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, इस 6 में से, ठीक है 6 है यहाँ पे, 5/6 है ना, तो टोटल 6 कैंडिडेट हैं, उसमें से 5 तो गर्ल ही हैं और बाकी के जो हैं वो बॉयज हैं। कितने हैं, 1 है, ये हो गया। यदि इस कक्षा में 60% लड़के, अब देखो बार बार इसका 60% निकालेंगे तो पॉइंट आएगा, इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूं, यहां से 6 की जगह में 60 मान लेता हूं, 0 लगा देता हूं सभी में, ये 50 हो गया, ये 10 हो गया, ऐसे मान लू तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कक्षा में 60% लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं और 80% लड़कियां प्रेजेंट है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने परसेंट विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो मैं केवल एब्सेंट वाले ही निकालूंगा, डायरेक्ट एब्सेंट वाले ही निकालूंगा, यहाँ पे प्रेजेंट की बात ही नहीं करूंगा। तो मुझे बताइए यहां से जो एब्सेंट होंगे, गर्ल्स में कितना है, 80% लड़कियां उपस्थित हो गई तो 20% उपस्थित नहीं हुई, 50 का 20% निकाल दो आप इसका, 20% यानी 10 लड़कियां एब्सेंट रह गई। 60% लड़के प्रेजेंट हुए हैं यानी 40% क्या है, एब्सेंट हुए हैं, तो 40 यानी 10 का 40% निकालोगे तो 4, तो टोटल कितने हो गए यहाँ से, तो आप बोलोगे 14 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए। और इसका परसेंटेज तो बताना है, तो परसेंटेज बताना तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 14 स्टूडेंट है वो 60 का कितना परसेंट है। सोल्व करोगे यहां से तो कितना बन जाएगा, 0 से 0 चला गया और 70/3 हो गया, 70/3 का मतलब 23 या 69 और 1/3%, ये होगा, ठीक है, 23 से 1/3%।
ए अपनी आय का 65%। ये देखो बहुत रिपीटेटिव सवाल है, ये सवाल पका ही दिया मुझे, तो बहुत बार आ चुका है। इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 65 रुपये खर्च कर दिया, सेविंग है वो 20, कितनी आ जाएगी, बाकी की बची हुई सेविंग ही तो होगी, तो 65 5 70 और 35 रुपये सेविंग हो गई इसकी। 20% इनकम बढ़ गई तो इसका 20% बढ़ गई तो 20 रुपये हो गई ज़्यादा। दूसरे उसकी एक्सपेंडिचर है वो 25% बढ़ गया यहाँ से, तो 65 का 25% बढ़ गया, तो इसका 65 25% निकाल दो तो बचत में कितने परसेंट की कमी होगी। तो 65 का 25% निकालोगे आप, 25% का मतलब 1/4 ही तो करना है इसका, तो 15 चौक 60 हो गया और 16 पंजे 16 चौक 64 हो गया, तो 16.25 हो गया क्या यहाँ से, 16 चौक 64 और 16.25 एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, सेविंग तो होगा। तो 20 में से 16.25 घटा दो तो कितना इंक्रीज हो गया, ये हो गया 17 ही घटा दो तो 3.75। इनकम यहां से सेविंग है वो 3.75 बढ़ गई, 3.75 बढ़ गई किस पे, 35 से, तो 35 से 3.75 इंक्रीज हो गई है यहाँ पे, तो 3.75 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, क्या पॉइंट ही हट जाएगा यहाँ से, 35 से करोगे डिवाइड तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 आते 35, 5 आते 35 और 55 25, तो लगभग कितना आएगा यहाँ से अप्रोक्सीमेशन में बताना है, तो ये आ गया 10.5 आते 35 यानी लगभग 71 ऐसा कुछ रहेगा, 10.71 के करीब आएगा, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है तो लगभग क्या आ जाएगा यहाँ से 11% आ जाएगा, 11% इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, यह आंसर आएगा ना कि डिक्रीज होगा। एक समगोलाकार बेलन है, बेलन का व्यास बढ़ा दो चाहे रेडियस बता दो बात एक ही है, उसको 33 से 1/3% कम कर दिया, यानी 3 से 2 कर दिया गया रेडियस को, और उसकी ऊंचाई को दुगना कर दिया गया, तो यहां से रेडियस का स्क्वायर कर दोगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहां से हाइट को दुगना कर दिया, क्या यहां से ये हो गया क्या, तो वॉल्यूम यही आ जाएगा आपका, ये रेडियस आ गई, ये हाइट आ गई, 3 3 9 4 दूनी 8, 9 से 8 कर दिया तो 1/8 हो, 1/9 हो गया, 1/9 का मतलब कितना होता है 11 से 1/9%, ये यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हुई है, क्या हो गई है, डिक्रीज, क्योंकि यहां से 9 से 8 हुआ ना तो -1 आया है, ठीक, माइनस डिनोट कर रहा है। यदि पेट्रोल की कीमत है वो 19% बढ़ जाती है, सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल और केवल 12% खर्च करना चाहती है, ये सवाल वापस से रिपीट हुआ है, सेम टाइप का सवाल, ठीक है, वो जो आपके पास प्राइस दे रखा था ना 75 से 60 हो गया वो वाला टाइप, तो यहाँ पे परसेंटेज दे दिया है, बस उतना ही चेंज है, वहां पे परसेंटेज लेके भी कर सकते थे। तो देखो यानी इस तरीके से बोल सकता हूं, हमेशा ध्यान रखना जो प्राइस है ना, जो रेट होती है, जो प्राइस होती है वो कंजप्शन का उल्टा होती है, जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी कंजप्शन कम हो जाएगी, तो प्राइस को कितना कर दिया उसने, 100 से 119 कर दिया गया, 100 से उसने प्राइस को कर दिया 119, ठीक, लेकिन वो व्यक्ति तो प्राइस को कितना करना चाहता था, वो तो केवल 12% ही बढ़ाना चाहता है, तो वो केवल 112% ही रखना, सॉरी 12% ही बढ़ाना चाहता है, यानी 112 खर्च करना चाहता है, तो 100 से 112 खर्च करना चाहता था और यहां से 119 हो गया, ये प्राइस है, नीचे जा रही है प्राइस, और जब ऊपर से आओगे नीचे तो मैं कर रहा हूं प्राइस, इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा कंजप्शन का रेशो, यानी 119 से 112 उसको कंजप्शन करनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा, और ये कंजप्शन कितनी आ गई यहाँ से, यही बोला गया कंजप्शन को कितना % कम करना पड़ेगा, 119 से 112 करना पड़ेगा, तो 12 और 7 19, तो 7/119 करना पड़ेगा इंटू 100, तो 700 यही हो गया क्या, इतना % आ जाएगा, और 120 ही मान लेते इसको, 120 मान ले तो 12/84 और 12×72 लगभग 6 बार आ जाएगा यहाँ से, अप्रोक्सीमेशन में आएगा 6, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर आपका 6 आ जाएगा। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, देखो वापस से त्रिज्या है, तो 5 से कितना कर दिया, 6 कर दिया, और इसकी ऊंचाई को कितना कम किया जाना चाहिए, इस बार वॉल्यूम उतना ही बना रहे, इसका मतलब जितना इसकी रेडियस को बढ़ाया गया ना, रेडियस तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो जितना इसकी रेडियस को बढ़ाया गया है उतना ही वापस कम कर दो आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस टाइप के सवाल पूछे जाता है, जितना इसकी रेडियस को बढ़ाया गया ना, जितना इफेक्ट आया उतना इफेक्ट कम कर दो, तो 36 से वापस कम कर दो 25 से, तो 25 यानी 11 कम कर देंगे अपन, किससे, 36 से इंटू 100, तो ये बन गया आपके पास कितना 3600, तो लगभग कितना बन जाएगा, 4 से डिवाइड करके ही सोल्व करना पड़ेगा, 25 चौक 100 और 4 नाम 36, तो 275 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, 9 तिया 27 यानी 30 सही 5/9% आ गया क्या, ये आ गया। मोनिका अपनी आय का 72%, ये सवाल इतना पका दिया है ना, क्या करूं मैं अब, इतनी बार आ रहा है ये सवाल। इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर अपनी आय का 72% खर्च करता है, तो 72 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो बचा है कितना,
तो आप बोलोगे 28 रुपये बचा लिए उसने। आय में 20% बढ़ोतरी हो गई तो 20 रुपये बढ़ गई आय तो, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो गई, इसकी 15% वृद्धि होगी, 15% निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ से 15% 10% तो 2.8 हो गया, 10% तो 2.8 हो गया, इसका 1.4 और कर दो तो ये हो गया आपके पास 8 4 12, एक 3 और एक 4, यानी 4.2 हो गया यहाँ से। इसने यहाँ पे सेविंग को 4.2 बढ़ा दिया, इसका मतलब भाई 20 रुपए बढ़ी, सेविंग 4.2 बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 4.2 कम ही कर दो ना यहाँ से, तो 15.8 बढ़ गया, यहाँ पे 15.8 बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 15.8 बढ़ गया है, और हमें पूछा गया है इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया है, तो यहाँ से 72 से इतना हो गया, तो आप बोलोगे 15.8 इंक्रीज हुआ है किस पे 72 पे इंटू 100, ये हो गया। ठीक है, पॉइंट हटा दोगे, एक जीरो हट जाएगा, और 4 से भाग दो, तो 3 से कर देते हैं अपन, या फिर 4 से ही कर दो ना आप, यहाँ से 4 और 4 इंटू 32 18 हो गया, एक बार काटोगे 2 से तो 5, एक बार 2 से काटोगे तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, ये बन गया। 18 पंजे 90 होता है, 5 से और करोगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, ये होगा। इसको 18 से डिवाइड कर दोगे, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 बचेगा, तो लगभग 22% के करीब आएगा आंसर। जैसे 21 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आंसर 22 के करीब आएगा, लगभग 22 के करीब, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, और इसकी खपत है, देखो एक्सपेंडिचर और वही सेम सवाल है। तेल का मूल्य बढ़ गया 5 से 6 हो गया, खपत कितनी हो गई, कंजप्शन है वो 8 से 1/3, तो 8 से 1/3 का मतलब कितना होता है 1/16, 1/16 कम हो जाती है, यानी 16 से 1 कम हो जाता है तो 15 हो जाती है। तो बताना है इसकी इनकम पे क्या फर्क पड़ा है, इसके एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ा, तो ये आपके पास रेट है या प्राइस बोल दो इसको, और ये आपके पास क्या है कंजप्शन है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन ही तो आपके पास एक्सपेंडिचर होता है, टोटल खर्चा कितना आया। तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर क्रॉस में कट रहा है तो काट ही दो आप, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो 8 से कितना हो गया यहाँ से, अभी भी हो रहा है क्या, 3 आ गया ना, 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया, यानी कितना चेंज हो गया, 1 बढ़ गया, कितने पर 1/8, 1/8 का मतलब कितना होता है, 1/8 का मतलब होता है कुछ गलत हो गया, 20% बढ़ जाता है इसका तेल का मूल्य, किंतु खपत है वो 8 से 1/3, नहीं 16 थोड़ी होता है, 1/12 होता नहीं, या तो 12 इंटू छिंगन में होता है, 1/12 होता है, ध्यान रखना इसका। तो 12 से कितना हो गया, यहाँ से 11 हो गया, कम हुआ ना, 12 से 11 हो गया, और यहां से ये दे रखा है 5 से 6 हो गया। ठीक, 6 से काट दोगे 2 बार चला गया, 10 से कितना हो गया 11 ही हो गया, 10 से 11 होने का मतलब कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, 10% इंक्रीज हो गया। बशीर का कार्य समय है वो प्रतिदिन 15% बढ़ गया है, उसका वेतन है वो प्रति घंटे, देखो प्रत्येक दिन 15% उसका वेतन बढ़ रहा है, तो एक दिन में 15% बढ़ गया, यानी 20 से कितना हो गया 23 हो गया। वेतन है प्रति घंटे 20%, हर एक घंटे कितना बढ़ रहा है 20%, तो 5 से 6 हो गया प्रति घंटे। तो मुझे बताइए प्रत्येक घंटे अगर हो गया तो दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगी, यही तो हो जाएगी यहाँ से, भाई एक दिन में इतना बढ़ा है, एक घंटे का इतना बढ़ गया, तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 से कितना हो जाएगा 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छीके 138, तो कितना आ गया यहाँ से 138 ही हो गया, 38% इंक्रीज हो गया यहाँ से। यदि वाई के 1/4, देखो यहाँ पे चौथाई है, वाई का 1/4 जैसे जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग कर दो, 30%, तो 3/10 का 2.5 गुना, ये है वो अक्स के आधे के 25% के बराबर है। तो मुझे बताइए अक्स और वाई से कितने परसेंट अधिक है, अक्स है वो वाई से कितना बड़ा है कितना कम है, तो अक्स और वाई चाहिए। अगर अक्स और वाई चाहिए कभी भी इस टाइप के सवाल में, अक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 बना दो, ऊपर नीचे सब चेंज कर दो यहाँ से। तो जैसे यहां से मैं क्या कर दूं, 4 से 4 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार हो गया, 5 से काटेंगे 0.5 बार हो गया। ठीक, तो यहां से y के नीचे अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक, y के नीचे तो क्या आएगा, कुछ ही नहीं आएगा यहाँ पे, और अक्स के नीचे यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो क्या यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक, और रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 से 15 कर दो, या बोला है कि अक्स है वो वाई से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पे आप बोलोगे 50% अधिक है, 50% अधिक है, आंसर 50% अधिक आ गया। एक परीक्षा में ए ने 20 से 10% अधिक लिया, एक परीक्षा में ए ने 20 से 10%, तो 10 से 11 आ गए इसके मार्क्स। बी ने सी से 20% अधिक, यानी 5 से 6। सी ने डी से 32%, 32% का मतलब 8/25, 8/25,
25, यानी अगर इसको 25 मिले हैं तो इसको 8 ज्यादा मिले होंगे, 32 मिला होगा। ए को सी से 272 अंक मिले हैं तो बी को, यानी रेशियो चाहिए हमें यहाँ पे मुझे रेशियो चाहिए। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी का रेशियो दे रखा है। इसके पास में कुछ नहीं है 6 लिख दो, इसके बाहर कुछ नहीं है 5 लिख दो, 10 है 10 लिख दो, 10 लिख दो, खाली जगह जो भी है उधर लिख दो आप, 32 और 32 ये हो गया। ये सभी ए बी सी डी का रेशियो आ जाएगा। 32 इंटू 6 कर दो और यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 दूनी 12, 1 6 18 और 1 192 हो गया। क्या सही है क्या यहाँ से? 32% का मतलब हो गया 4 इंटू 32 और 25, कम है ना यहाँ से, 25 से 8 कम है, 25 से 8 कम है, ध्यान रखना। ये अगर 25 होगा, ये अगर 25 होगा तो इसमें से 8 कम कर दो, यानी 17 हो गई। 8 कम है भाई, 32% कम है ना, ये तो सब ज्यादा है। अब यहां से इसका रेशियो निकालो, तो जहां पे खाली जगह है वहां पे उसके साइड वाला रख दो आप। ये 10, ये 10, यहाँ पे नहीं है तो 5 रख दो, जिस लाइन में है उसके अकॉर्डिंग। 17 यहाँ पे 17 चाहिए, 102 हो गया। 102 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 1 1, ये आ गया। 17 चाहिए 102 बन गया, 102 0 बन गया। यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, 17.85 हो गया, 850 आ गया। 25 चौक 100, 25 पंजे 125 हो गया, 0 आ गया। ए बी सी डी का रेशियो आ गया, यही रेशियो होगा ए बी सी डी का, ठीक है। तो बी को बोला है कि ए को सी से कितना ज्यादा मिला यहाँ यूनिट में, 850 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 850 से 50 तो 1 हो गया, 72 1 हो गया, यानी ये तो हो गया 900 और 211। तो क्या यहाँ से 272 यूनिट की वैल्यू 272 ही दे रखी है क्या, यानी एक यूनिट की वैल्यू एक ही दे रखी है, जो यूनिट है वही अपना आंसर होगा यहाँ पे। कि ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू रियल में भी यही होगी। बोला है कि बी को कितना मिला है, तो बी को कितना मिला है 1020 मिला है, आंसर 1020 आ गया। ये स्टार्ट होते हैं 2019 के मेंस के सवाल, ठीक है। 2018 वाले कंप्लीट हो गए। अब करते हैं यहां से 2018 वाले सवाल और फिर 2024 तक चलेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला गया है कि अनुजा के पास में किसी संपत्ति का, कि उसके पास कुछ ना कुछ संपत्ति रही होगी, उस संपत्ति का 66 से 2/3%। 66 से 2% का मतलब, इसका मतलब क्या होता है यहाँ से 2/3, यानी 3 अगर टोटल संपत्ति रही होगी तो उसमें से 2 हिस्सा किसका है, अनुजा का है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बोल देता हूं कि टोटल संपत्ति अगर 3 है तो उसमें से अनुजा का कितना हिस्सा होगा, 2 होगा, अनुजा का हिस्सा 2 होगा। उसके पास मौजूद जो संपत्ति है, यानी ये जो 2 यूनिट है, उसके संपत्ति के 30% की कीमत, उसके 30% की कीमत है वो 1,25,000 है। तो बताना है कि संपत्ति के 45% की कीमत क्या होगी। ये तो सिंपल सा सवाल है, तो मैं इस तरीके से बोल देता हूं डायरेक्ट ही कि 1,25,000 आपको दे रखा है, किसकी वैल्यू, जो अनुजा के पास में संपत्ति है उसके 30%, यानी ये तो 30% की ही वैल्यू है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं, ये तो अगर 30% की वैल्यू है, अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं तो क्या ये अनुजा की संपत्ति आ गई क्या, कि अनुजा के पास में कितनी संपत्ति थी, ये इतनी संपत्ति थी अनुजा के पास में। बट ये अनुजा के पास में जो संपत्ति है ये तो 30% के बराबर ही है, यानी टोटल जो 3 था, 3 संपत्ति थी, उसका तो हिस्सा 2 ही था, उसको तो 2 ही मिला ना। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 2 यूनिट की वैल्यू है। और मैं अगर 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं, ये 2 यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं तो क्या ये टोटल संपत्ति आ जाएगी, उसकी नहीं, टोटल संपत्ति जो थी, ठीक है, टोटल जो संपत्ति थी वो आ जाएगी आपके पास इतनी। और बोला है कि इस टोटल संपत्ति का 45% की कीमत बता दो, तो इसका 45% की वैल्यू बतानी है आपको, 45% ही निकाल दो इसका। ये एक लाइन में हो गया सवाल। और ये वाली चीज तो आपकी सोचने की थी, यहाँ पे ये कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, यहाँ पे एग्जाम में बस इतना ही करके आओगे आप, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 चला गया। और यहां से 15 से काटोगे तो 15 तिया 45 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, ठीक। 3 तिया 9 हो गया, 9 को 125 से मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड कर दो आप। तो मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो मैं इस तरीके से बोल देता हूं यहाँ से पहले ही, या फिर मैं लिख ही देता हूं ना। क्या बच गया आपके पास, 125 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 और 1 2 3 0, यही तो है। तो 900 तो 1 हो गया, 25 नाम 225 1 हो गया, 225 तो 1125 ही हो गया क्या, 1125 000 डिवाइडेड बाई 4
और 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, 4 दिया, 4 दूनी 8, 3 11, 4 इंटू 32, 4 एकम 4, 2 5 0। ये होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 281250 सी ऑप्शन होगा। अक्स और वाई। अक्स, किसी परीक्षा में विद्यालय अक्स के कुछ छात्र शामिल हुए। कुछ एक परीक्षा है जिसमें विद्यालय अक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र फेल हो गए। 30% पास फेल हुए, इसका मतलब 70% पास हुए होंगे उस स्कूल के। उसी परीक्षा में विद्यालय अक्स के जितने छात्र हैं उसकी तुलना में 150% छात्र अधिक छात्र हैं वो विद्यालय वाई से शामिल हुए। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर अक्स से 100 स्टूडेंट अगर शामिल हुए तो वाई से कितने होंगे, इसका 150%, यानी 150 ज्यादा, यानी 250 स्टूडेंट वाइज में शामिल हुए। और विद्यालय वाई से शामिल हुए, यदि अक्स और वाई से शामिल हुए कुल छात्रों की संख्या के 80% पास हुए तो इनका टोटल अगर सम निकालो तो 350। और इस 350 का 80% क्या हो गए, यहां से टोटल पास हुए हैं, इतने स्टूडेंट पास हो गए। तो 35 2 70 और 7 चौक 28, यानी 280 स्टूडेंट। 280 स्टूडेंट टोटल यहां पे पास हो गए, किन में से, इन टोटल 350 में से, दोनों स्कूलों को मिला के। फिर आगे बोला गया है कि बताना आपको कि वाई से अनुत्तीर्ण हुए, वाई से फेल हुए स्टूडेंट, फेल हुए छात्र का प्रतिशत आप बताओ। अब यहां से हमें यह बोला गया था पहले शुरू में कि स्कूल अक्स के कुछ छात्र शामिल हुए, उसमें से 30% फेल हो गए, इसका मतलब 70% पास हुए थे क्या। तो अगर मैं 70% पास का निकाल दूं तो पास कितने हुए यहां, तो ये हो गया 70 स्टूडेंट। टोटल पास कितने हुए थे, 280। 280 में से बाकी के बचे हुए वाई से ही तो पास होंगे, तो आप बोलोगे 280 में से 70 घटा दे तो ये पास हो गए यहां पे। और पास कितने हो गए, 210 हो गए, ये पास हो गए। अगर 210 पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए, 250 में से 210 पास हो गए तो बाकी के बचे हुए फेल हो गए, तो 40 स्टूडेंट फेल हुए हैं। और यही पूछा गया है कि फेल परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज कितना होगा फेल का, जो परसेंटेज फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 40 स्टूडेंट फेल हुए हैं, कितने में से, 250 में से, 250 में से इंटू 100, 25 चौक 100, 16% हो गए यहाँ से। तो उस स्कूल वाइज से 16% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, सॉरी फेल हो गए, यहाँ पे फेल हुए हैं, तो फेल हो गए 16%। क्लियर है, ये हो गया। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन, फिर से देखो लंबवर्तीय बेलन का आएगा, यहाँ से 20% बढ़ा दिया गया तो 5 से, ये तो रिपीट हो गया एग्जैक्ट डाटा के साथ में, और 30% कर दिया तो 10 से 13 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। 25 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और 13 इंटू 36 होगा यहाँ पे, 13 इंटू 36 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये तो हो गया 25 और ये हो गया 36। फिर यहाँ पे उसकी ऊंचाई को कम ही किया गया ना, 10 से 3 कम कर दिया तो 7 ही किया गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 250 से 7 कर दो यहाँ से, 7 6 42, 4 और 7 ये 21, और 21 और 4 करोगे तो 252 हो गया। कितना हुआ यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 0.8%। 1/25 का मतलब क्या होता है, 4% होता है, लेकिन यहाँ पे 250 है तो एक जीरो और रह जाएगा। ऋषु अपनी आय का x% बचाता है, ये देखो उल्टा सवाल है, ये अच्छा सवाल आपका, कर चुके हैं वैसे इस टाइप का सवाल। अपनी आय का x% बचाता है, उसकी आय में 26%, इस बार आपको ऊपर वाली चीज दे ही नहीं रखी, ये चीज दे ही नहीं रखा आपको, ये तो हमें निकालना है। फिर यहां से बोला गया जैसे ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, हमें नहीं दे रखा पहले, हमें बाद में दे रखा है। यदि उसकी आय में 26% बढ़ गया है, उसकी इनकम तो 26% बढ़ गया, यानी 26 हो गया, ठीक है, 26% बढ़ गई है। और उसका एक्सपेंडिचर है, वो 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ गया। उसकी बचत में 50% की कमी हो गई। तो क्या ये तीनों चीजों ही दे रखी है आपको, किसमें बढ़ा दिया किसमें घटा दिया, तो एलिगेशन लगा दो, सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के सवाल में। तो आप एलिगेशन लगा के इस सवाल को करोगे। एलिगेशन कैसे लगाना देखो, ठीक है, जब भी इस टाइप से दे दिया जाए तो आप एलिगेशन लगा के सोल्व कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना एलिगेशन किस पे लगेगा, थोड़ा सा बता देता हूं, नया सवाल है, अच्छा सवाल है। एलिगेशन हमेशा इस टाइप के सवाल में एक्सपेंडिचर, सेविंग और बीच में लिखोगे इनकम, इनमें जो भी चेंजेस आएगा उतना % लिखोगे और फिर यहां पे डिफरेंस निकाल दोगे। तो ये जो रेशियो आएगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ जाएगा, यहां से ये रेशियो निकल के आ जाएगा आपका शुरू वाला,
शुरू वाला जो चीज हम निकाल रहे हैं ना वो आ जाएगा। कैसे? देखो 26% तो इनकम में, तो 26% को तो आप बीच में लिखो, बढ़ाया गया है तो प्लस में लिखोगे। एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दिया गया है तो एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दिया गया है, प्लस का 20% कर दिया गया। और उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई तो ये भी बढ़ी हुई वैल्यू है, 50% ही बढ़ा दिया है, सभी को प्लस में दे रखा है। अब यहां पे सीधा काम कर दो, ज्यादा में से कम को घटाना है तो 26 में से 20 को घटाओगे 6 आएगा, 26 और 50 के बीच में डिफरेंस करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो 6 का 24, 4:1 जो रेशियो आया है, वो जो रेशियो आया है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया। यानी शुरू में जो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वो क्या रही होगी, एक्सपेंडिचर 4 रहा होगा तो सेविंग 1 रही होगी, तो 4 + 1 5 ही तो होगा, यहां पे इनकम 5 ही तो होगी। ये रेशियो आ गया 5, 4, 1 का। बोला है कि अक्स का मान क्या होगा, अक्स का मान क्या था कि रेशियो अपनी आय का x% बचाता है, तो वो कितना बचाता है, 1 रुपये बचाता है, इनकम का 1 रुपये बचाता है, तो 1 रुपये बचाता है 5 रुपये पर इंटू 100, 1/5 का मतलब क्या होता है, क्या 20% ही होता है, क्या 20% होता है। अक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 होगी, ये वैल्यू 20 होगी अक्स की वैल्यू। अच्छा सवाल है, क्या क्लियर है क्या यहाँ से? तो ये हो गया आपके पास 100 सवाल। परसेंटेज में टोटल 100 क्वेश्चन कर चुके हैं 2 क्लासेस में, अब यहाँ से 30 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। कंप्लीट क्लासेस देखना, तभी आपको इस सीरीज का हल, आपको मदद मिल पाएगी। ऐसे छोटे छोटे अगर आप 10 मिनट 5 मिनट देख के ही छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। जब देखो तो पूरा देखो, नहीं देखो ही मत, आपको सीधा ये रखो, ठीक है। अगर देखना है पूरी चीजें तो रेगुलर देखो, नहीं छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। आपको कंपटीशन ही छोड़ देना चाहिए फिर तो, अगर आप रेगुलर नहीं रह पाते हो तो, क्योंकि रेगुलरिटी मांगती है पूरा सक्सेस। जब तक आप रेगुलर नहीं रह पाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, चाहे कोई भी काम कर लेना, किसी भी फील्ड में चले जाना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास होगी इसकी परसेंटेज की, फिर उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कमेंट करके आप अभी बता दो कौन सा टॉपिक हम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग पीपीटी बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।